राघव फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा था और दिमाग में सिया का चेहरा घूम रहा था। 10 मिनट बाद राघव ने अपनी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने लाकर रोकी और फौरन अंदर की तरफ भागा। वह भागकर कॉरिडोर में आया और सैम को कॉल करते हुए आगे बढ़ गया। तभी राघव की नज़र सैम पर पड़ी, जो आईसीयू के बाहर इधर उधर चक्कर काट रहा था। राघव भागकर सैम के पास आया और बेचैनी से बोला, सैम क्या हुआ सिया को? वो ठीक तो है ना? और कहाँ है? राघव तू परेशान ना हो, सिया ठीक है। तू पहले खुद को रिलैक्स कर। कैसे खुद को रिलैक्स करूं? सिया के बारे में सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही है। तू नहीं जानता घर से यहाँ तक कैसे आया हूँ, और तू बोल रहा है मैं खुद को रिलैक्स करूं? सिया कहाँ है और कैसी है? सिया ने अपने हाथ की नस काट ली है, आईसीयू में है। खून बहुत बह गया है, डॉक्टर अंदर उसका इलाज कर रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? तू तो वहीं था, फिर कैसे सिया ने हाथ की नस काट ली? तुझे फ़ोन करने के बाद मैंने जाकर दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन जब सिया ने नहीं खोला तो मजबूरन मुझे दरवाज़ा तोड़ना पड़ा और अंदर जाकर ये सब देखा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था सिया ये सब कर गुजरेगी और बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। राघव हैरानी और परेशानी में उदास होकर बोला और वहाँ पड़ी चेयर पर बैठ गया। तुम परेशान मत हो, सिया ठीक है। सैम राघव के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कट ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन खून ज़्यादा बह गया है, जिस वजह से सिया कमज़ोर हो गई है और अभी तक उसे होश नहीं आया है। डॉक्टर का कहना है कमज़ोरी की वजह से होश नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर में वह होश में आ जाएगी। मैंने अंकल आंटी को भी इन्फॉर्म कर दिया है, किसी भी वक्त वह भी आने वाले हैं। राघव हॉस्पिटल से जा चुका था, क्योंकि वह सिया के माँ बाबा के सामने नहीं आना चाहता था। इसलिए सैम उसे पल पल की अपडेट दे रहा था। घर भले ही वह आ गया हो, लेकिन मन अभी भी सिया में ही अटका हुआ था। उसके होश में आने से पहले राघव वहां से चला आया और अब बेचैनी से लिविंग रूम में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। जब राघव से बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर से वह हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अंकल आंटी, आप लोग घर जाकर आराम कीजिए, यहाँ सिया के पास मैं हूँ। अब वह पहले से ठीक है। पूरे दिन के आप लोग थके हैं, मैं सिया का यहाँ ख्याल रख लूँगा। नहीं बेटा, हम सिया को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारी बच्ची यहाँ हॉस्पिटल में है और हम घर चले जाएं? नहीं, मैं और सिया के बाबा यहीं हॉस्पिटल में रहेंगे, जानकी उदास होते हुए बोली। जानकी जी और भाई साहब, सैम बिल्कुल सही बोल रहा है। आप लोगों को घर चलकर आराम करना चाहिए, और वैसे भी अभी सिया सो रही है और सुबह तक ही उठेगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को घर चलना चाहिए, चाहे आप सुबह ही आ जाइएगा। सुनीता सिया के माँ बाबा को परेशान देखकर बोली, हाँ अंकल आंटी, आप लोग जाइए। ठीक है बेटा, सिया का ध्यान रखना। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप हमें फ़ोन करके बता देना। आप बेफिक्र होकर जाइए, यहाँ मैं सब संभाल लूँगा। थैंक गॉड अंकल आंटी चले गए। यह राघव भी किसी दिन मुझे फंसवाएगा। उसकी खातिर कितनी मुश्किल से अंकल आंटी को घर भेजा है। सैम गहरी सांस लेते हुए बोला और राघव का इंतजार करने लगा। कहाँ रह गए थे तुम? अंकल आंटी को पता है कितनी मुश्किल से घर भेजा है मैंने तुम्हारे लिए। थैंक्स यार। चल अब तू भी जा और सुबह सवेरे यहाँ पहुँच जाना, सबके आने से पहले। इसकी तू टेंशन ना ले, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। तू अपना और सिया का ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सैम ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और वहाँ से चला गया। राघव ने एक नज़र जाते हुए सैम पर डाली और फिर सिया के रूम की तरफ बढ़ गया। राघव उस रूम में आया जहाँ सिया सो रही थी। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। राघव अपने कदम उठाते हुए सिया के पास आया और वहीं पड़ी चेयर सिया के पास खींचकर बैठ गया। इतनी ही देर में उसके चेहरे का जैसे सारा नूर ही कहीं गायब हो गया था और चेहरे पर जर्दाई छा गई थी। राघव ने सिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उस पर अपने होंठ रख दिए। क्यों किया तुमने सिया ऐसा? एक बार यह नहीं सोचा तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी? माना कि मैंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की, लेकिन इसका ये तो हल नहीं था जो तुमने किया।
अपनी जान लेने की कोशिश की। एक बार आकर मुझसे तो बात करती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यह सब करना था। मेरी जान तुम्हें लेनी ही थी और तुम इसमें कामयाब भी हो गई। राघव भर्राए गले से बोला और आंखों के कोरों पर आई नमी साफ करने लगा और फिर नजर सिया के चेहरे पर जमा ली। वह नींद से बोझे लाके मुश्किल से खोले उसे देख रही थी। जो उस वक्त सही लगा मैंने वो किया, सिया धीरे से बोली। उसके इतना बोलते ही राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने खुश होकर सिया का गाल चूम लिया। तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो? सिया हैरानी से राघव को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। ज्यादा सोचो मत, तुम्हें होश में देखकर ज्यादा खुश हो गया था, राघव सिया की आंखों में देखते हुए बोला। ये क्या हरकत की तुमने? अपने साथ ऐसे खुद की जान लेने के बारे में सोचा भी कैसे? और तुमने ऐसा किया भी कैसे, बोलो? राघव थोड़ा गुस्सा चेहरे पर लाकर बोला। मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी, इसलिए खुद की जान लेने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा ऐसा करके तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगी? हाँ, सोचा तो ऐसा ही। अब से ऐसा वैसा कुछ भी करने से पहले ये बात अच्छे से याद रखना, तुम पर और तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक है। तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा मैं, ये बात हमेशा याद रखना, राघव सिया की आंखों में देखकर बोला। राघव के ऐसे एकटक देखने से सिया असहज हो गई और उसने अपनी पलकें झुका ली। अब ज्यादा सोचो नहीं और आंखें बंद करके सो जाओ, राघव उसका सर सहलाते हुए बोला। सिया ने नजर उठाकर राघव की ओर देखा और वह उसे देखती रह गई, नजर तक हटाना भूल गई। राघव के बाल माथे पर बिखरे हुए थे और वह थका थका बहुत ही ड्रेसिंग लग रहा था। अचानक पता नहीं सिया के दिल में क्या आया, वह बेड से सरक कर एक साइड में हो गई। राघव ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो वह फौरन ही बोली। कुछ भी गलत मत सोचिएगा, आपकी शक्ल बता रही है आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ सो सकते हैं। सिया नजरें चुराते हुए बोली। तुम श्योर हो मैं यहाँ सो जाऊं? राघव अपने चेहरे पर आई मुस्कुराहट को दबाते हुए बोला। हाँ, ओके। इतना बोलकर राघव बची हुई जगह में आकर लेट गया और सिया उससे थोड़ी दूरी बनाकर सोने की कोशिश करने लगी। हॉस्पिटल बेड छोटा होने की वजह से राघव को सोने में परेशानी हो रही थी, इसलिए वह बिल्कुल किनारे पर था और दूसरी साइड सिया भी किनारे पर ही लेटी हुई थी। थोड़ी देर तक वो वहीं एडजस्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर उठकर बैठ गया। इसका ठीक है, थोड़ी सी भी जगह में एडजस्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ तो एडजस्ट होना दूर, नींद आंखों से भी भाग गई है। अब क्या करूं? राघव मन ही मन बोला और फिर से लेट गया। उसने सिया के चेहरे की तरफ देखा तो पाया वह आंखें बंद करके या तो सो गई थी या फिर सोने की कोशिश कर रही थी। वह सिया की ओर खिसका और उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें कस दी और उसे अपनी बाहों में ले लिया। सिया ने कुनमुनाते हुए आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन नींद की वजह से पलकें नहीं खोल सकी और राघव के सीने पर अपना सर रख लिया। उसने आंखें खोलकर सिया की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर वह भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। सैम ने गाड़ी एक फ्लैट के बाहर रोकी और गाड़ी लॉक करके दरवाजे तक आया और बेल बजा दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सामने खड़ी तनु को देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह जैसे ही अंदर आया, तनु आगे बढ़कर दरवाजा बंद करने लगी। सैम ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया, जिसे देखकर तनु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ज्यादा मिस किया है किसी ने लगता है, वह सैम की तरफ घूमकर बोली। बहुत ज्यादा मिस किया है, तुम नहीं जानती ये कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे भारी दिन गुजरे हैं। इतना बोलकर सैम ने तनु के कंधे पर अपने होंठ रख दिए। सैम के होंठों की गर्माहट पाकर तनु की आंखें बंद हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यार, बहुत भूख लग रही है, घर में कुछ खाने का बना हुआ है? अगर नहीं बना है फिर मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हाँ, आप चलकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। तब तक तनु चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली। ठीक है। इतना बोलकर सैम वहां से चला गया और तनु किचन में खाना लेने चली गई। तुम्हें पता है
तुम खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो। उसने पहली बाइट तनु की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जिसे तनु ने खा ली और फिर खुद खाने लगा। तनु चेहरे पर मुस्कान लिए सैम को देख रही थी और वह खाना खाने में मगन था। सैम को वहीं छोड़कर वह किचन में आ गई और कॉफ़ी बनाने लगी। खाना खाने के बाद सैम लिविंग रूम में एलसीडी के सामने रिमोट लिए बैठा था और चैनल चेंज कर रहा था। जब तनु 2 मग कॉफ़ी लेकर आई और एक मग सैम की तरफ बढ़ा दिया, जिसे मुस्कुराते हुए उसने थाम लिया और फिर से सामने देखने लगा। सैम, बहुत रात हो गई है, आप गेस्ट रूम में जाकर सो जाइए और मैं अपने रूम में सोने जा रही हूँ। कल सुबह घर के लिए निकलना है। ओके, तुम जाकर सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। रात के 2 बज रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है? वह सैम के हाथ से रिमोट लेते हुए बोली और एलसीडी बंद कर दी। यार तनु, ये क्या बचपना है, इतनी अच्छी मूवी चल रही थी। वह मुंह बनाते हुए बोला, मूवी कल भी देखी जा सकती है, अभी सोने का टाइम है, मूवी देखने का नहीं। चलकर सो जाइए। इतना बोलकर तनु जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, सैम ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। तनु खुद को संभाल नहीं पाई और सैम की बाहों में आकर गिर गई। सैम, आप, वह इतना ही बोली, तभी सैम ने उसके होठों पर उंगली रख दी, जिससे तनु आगे कुछ और बोल नहीं पाई और एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। तनु की आंखों में देखते हुए सैम ने उसके चेहरे से बाल हटाकर कान के पीछे किए और कान में फुसफुसाकर बोला, मन कर रहा है तुम्हारी इन आंखों की गहराई में डूब जाऊं और कोई गुस्ताखी कर जाऊं। सैम, बहुत रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है। इतनी भी रात नहीं हुई है, कल तुम अपने घर चली जाओगी और फिर से मैं तुम्हें देखने के लिए तरस जाऊंगा और पता नहीं कब तुमसे मिलना होगा। रिश्ता लेकर घर आ जाइए और हमेशा के लिए अपना बनाकर पूरे हक से अपने साथ लेकर चलिएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, बस कुछ दिन और, उसके बाद तो तुम्हें मेरा ही होना है। सैम तनु के चेहरे से बाल हटाते हुए बोला और उसके चेहरे की तरफ झुकता चला गया। सैम, ये आप क्या? चुप, वह इतना ही बोली जब सैम ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया और धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, जिनकी नर्म गर्माहट का एहसास पाते ही तनु की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और वह इस एहसास को महसूस करने लगी। सैम ने नज़र उठाकर तनु की तरफ देखा और फिर उसके होठों को चूमने लगा। तनु के हाथ सैम की कमर पर कस गए और वह भी उसका साथ देने लगी। सैम ने तनु के होठों को चूमते हुए ही उसे अपनी बाहों में उठाया और रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में आकर उसने पैर से दरवाज़ा बंद किया और तनु को बेड पर लाकर लिटा दिया। जहाँ सैम की आंखों में तनु को चूमने की बेकरारी थी, वहीं तनु भी उसकी नज़दीकी से मदहोश हो रही थी। कुछ कर गुजरने की तलब थी जो कम होने की बजाय बढ़ रही थी, लेकिन सैम अभी कोई भी गुस्ताखी नहीं करना चाहता था। वह तनु के नज़दीक आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और आंखें बंद कर ली। तनु ने गर्दन उठाकर सैम की तरफ देखा। वह आंखें बंद किए हुए था। सैम बिना तनु की इजाज़त के उसकी और करीब नहीं आना चाहता था, इसलिए इतने में ही रुक गया। लेकिन तनु के होठों को चूमकर सैम ने उसकी तलब और बढ़ा दी। सैम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिसकी आवाज़ तनु को अपने कानों में सुनाई दे रही थी। उसने सैम के दिल वाले हिस्से पर अपने होंठ रखे और फिर अपनी हथेली बाहर रख दी। तनु को ऐसा करता देख सैम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपने होंठ खोले, तनु ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और हल्के से उसके होठों को चूमकर पीछे हो गई। तभी सैम ने झटके से तनु को नीचे किया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर तनु के चेहरे के हर एक नुक्स को चूमने लगा, जिससे तनु की आंखें बंद हो गईं। सैम तनु के होठों को चूमने लगा और फिर वह उसकी गर्दन पर उसने होठों को चलाने लगा और एक हाथ से तनु के कंधे से उसकी टी शर्ट सरका दी और उसके ऊपर पूरी तरह से झुक गया। सुबह सवेरे तनु की आंख खुली। उसने अपने बराबर साइड सो रहे सैम की तरफ गर्दन घुमाकर देखा तो वह बहुत ही सुकून से सोता नजर आया।
जिसे देखकर तन्नू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह धीरे से बेड से नीचे उतरी और नीचे पड़े अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद तन्नू नहाकर बाहर आई और सैम को जगाने उसके पास आई, जो अभी तक सो रहा था। सैम उठिए, सुबह हो गई है, आपको जाना भी है और मुझे भी स्टेशन के लिए निकलना है। यार सोने दो थोड़ी देर। और वह कुनमुनाते हुए नींद से भारी आवाज में बोला। सैम प्लीज उठिए, देर हो जाएगी। तनु उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। सैम ने तनु की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक तो तुमने पूरी रात सोने नहीं दिया और अब सुबह सुबह उठाने आ गई हो, यह कहाँ का इंसाफ है। वह तनु के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला। अच्छा, मैंने आपको नहीं सोने दिया या फिर आपने मुझे नहीं सोने दिया? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता, तो मैं क्या करता। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। चलिए अब उठिए। तनु इतना ही बोल पाई। सैम ने अपने होठों से एक बार फिर उसके होठों को बिलाक कर दिया और उन्हें चूमने लगा। इधर सिया नींद में ही अपना हाथ बार बार बेड पर मार रही थी। हाथ में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वह नींद में ही अपने हाथ को झटक रही थी। राघव कैंटीन से अपने लिए कॉफी लेने गया हुआ था। जब वह आया तो सिया को ऐसे देखकर हैरान रह गया। राघव फौरन सिया के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने एक नज़र सिया पर डाली, जहां उसके माथे पर दर्द की लकीरें उभर आई थी। सिया का हाथ वापस बेड पर रखकर वह फौरन ही डॉक्टर को बुलाने रूम में बाहर भागा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब उन्हें दर्द नहीं होगा। हाथ में दर्द बढ़ने की वजह से पेशेंट अपना हाथ बार बार इस तरह झटक रही थी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट अब ठीक है। डॉक्टर ने राघव के कंधे पर हाथ रखकर कहा और वहां से चला गया। वह सिया के पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गया। राघव को बैठे अभी कुछ ही देर हुई थी जब उसके फ़ोन की मैसेज टोन बजी। सिया के मम डैड 5 मिनट में वहाँ पहुँचने वाले हैं, तू जल्दी वहाँ से निकल, मैं भी बस पहुँच ही गया हूँ। राघव ने जैसे ही सैम का मैसेज पढ़ा, वह सिया की हथेली चूमते हुए उठ खड़ा हुआ और झुककर सिया के माथे पर अपने होंठ रख दिए और फिर हल्के से सिया के होंठों को चूमकर रूम से बाहर निकल गया। राघव के वहां से जाने के बाद सैम सिया के पास आकर चेयर पर बैठ गया। उसे बैठे कुछ ही सेकंड हुए थे जब जानकी और अतुल जी अंदर आए। आप लोग सिया से मिल लीजिए, मैं यहीं बाहर हूँ, वह खड़े होकर बोला। जानकी ने प्यार से बोला, ठीक है बेटा। उनके इतना बोलते ही सैम रूम से बाहर आ गया और जानकी वहीं सिया के पास खड़ी हो गई। सिया को इस हालत में देखकर उनकी आंखों में नमी जमा हो गई और ना चाहते हुए भी जानकी की आंख झलक आई। चुप हो जाओ जानकी, हमारी बेटी ठीक है, अतुल भी खुद को संभालते हुए बोले। अतुल, सिया ने ऐसा क्यों किया? हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो सिया को ये कदम उठाना पड़ा? ये तो मैं भी नहीं जानता। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से सिया ने ये सब किया है? एक बार सिया उठ जाए, उसके बाद हम उससे पूछेंगे उसने ऐसा क्यों किया है। आखिर क्या वजह थी? अभी तुम खुद को संभालो और चुप हो जाओ। और फिर दोपहर में सिया को होश आ गया था। जानकी अपने हाथों से बैठी उसे सूप पिला रही थी। सिया की समझ नहीं आ रहा था वो कैसे अपने माँ बाबा को सैम का सच बताए, क्योंकि अगर उसने सच बता दिया तो पता नहीं उन पर क्या गुजरेगी। जानकी और अतुल को सैम से एक लगाव हो गया था और वह उसे अपना बेटा मानने लगे थे। इसलिए सिया सच बताते हुए डर रही थी। सिया, तुमने यह सब क्यों किया बेटा? पता है तुम्हारे बाबा को बहुत ठेस पहुंची है तुम्हारे इस कदम से। सिया ने नजर उठाकर जानकी की तरफ देखा और फिर से सूप पीने लगी। ऐसे नजर हटाने से कुछ नहीं होगा। मैंने और तेरे बाबा ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, इसलिए तुम्हें अजीबोगरीब हरकत कर रही हो। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है माँ। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर बता कैसा है। रात से सोच सोच कर मैं और तेरे बाबा परेशान हो चुके हैं। आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से हमारी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया? बोल सिया, क्या बात है?
क्यों तूने अपनी ऐसी हालत बना ली है? माँ, वो सैम मुझसे शादी नहीं करना चाहता, किसी और से प्यार करता है। वह इधर उधर देखते हुए बोली। सिया कितना बोलते ही जानकी हैरान रह गई और सूप का बाउल उनके हाथ से छूटते छूटते बचा। क्या कहा तुमने? हाँ माँ, जो आपने सुना वो सच है। सैम की जिंदगी में कोई और लड़की है। तू झूठ बोल रही है ना? बोल दे, ये मजाक है। माँ, मजाक नहीं है, और मैं ऐसा मजाक क्यों करूँगी? सैम की जिंदगी में सच में कोई और लड़की है। सिया इतना ही बोली थी, तभी रूम का दरवाजा खुला और सैम अंदर आया। जानकी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गुस्से से उठी और सैम के पास आकर खींचकर उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी गूंज पूरे कमरे में गूंजी। सिया हैरानी से कभी अपनी माँ को देख रही थी और कभी सैम को। वह गाल पर हाथ रखे ना समझी में जानकी को देख रहा था। क्यों किया तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? बोलो, शर्म नहीं आई सिया के साथ ये सब करते हुए तुम्हें? सैम शर्मिंदगी से गर्दन झुकाए खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह कैसे खुद को एक्सप्लेन करे। बोलो और मेरी बात का जवाब दो। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरी बेटी के साथ, जो इतना बड़ा धोखा दिया तुमने सिया को? अगर कोई और जिंदगी में थी तो उससे ही शादी करते ना। क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए तुमने? शादी की सारी तैयारी हो चुकी है। कल से सारे गेस्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। लोगों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? जानकी बोलते हुए वहीं नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। सिया बेड से उतरकर अपनी माँ के पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखकर वहीं बैठ गई। माँ, खुद को संभालिए, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। ये तो देखिए आप, सच शादी से पहले सामने आ गया। अगर शादी के बाद पता चलती तो मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो चुकी होती। उन दोनों को आपस में बातें करता देख सैम वहां से पलट गया और बाहर आ गया। सिया की दवाइयां लेकर आ रहे अतुल की नज़र जैसे ही रोती हुई जानकी पर पड़ी तो वह फौरन जानकी के पास आए और परेशान होकर पूछने लगे। क्या हुआ जानकी? रो क्यों रही हो तुम ऐसे नीचे बैठकर? बाबा, बाबा, वो सिया अटकते हुए बोली। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। अतुल प्यार से सिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले। माँ, सैम की वजह से इतना रो रही हैं। सैम की वजह से क्यों? वो तो एकदम ठीक है। अभी यहाँ आने से पहले बाहर मिला मुझे। वह नासमझी में बोले। ये बात नहीं है बाबा। तो फिर क्या बात है? तुम बताओ तो सही। सैम की जिंदगी में कोई और लड़की है जिससे वो प्यार करता है और उससे ही शादी करेगा। सिया के इतना बोलते ही अतुल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह भी धम से नीचे बैठते चले गए। सिया की समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपने माँ और बाबा को कैसे संभाले। इसलिए उसने उन्हें सारी बातें बता दी, जो कुछ भी उसे पता था। अतुल हैरान परेशान से बैठे सिया की बातें सुन रहे थे और उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगर सैम उनके सामने होता तो वह उसे जिंदा न छोड़ते। माँ, उठिए यहाँ से। सिया जानकी को सहारा देकर उठाते हुए बोली और उनको बेड पर लाकर बैठा दिया। बाबा, आप भी चलिए, चलकर वहां बैठ जाइए। अभी और इसी वक्त सैम को हमारे सवालों का जवाब देने होंगे। उसने इतना बड़ा धोखा आखिर क्यों दिया? इतना बोलकर अतुल गुस्से से उठे और रूम से बाहर चले गए। माँ, मैं बाहर देख कर आती हूँ। कभी बाबा और सैम के बीच वहां कोई तमाशा ना हो जाए। इतना बोलकर सिया धीरे धीरे कदम उठाते हुए वहां से बाहर आ गई। अतुल सैम के पास पहुंचे, जहां सैम चेहरा दूसरी तरफ किए खड़ा था। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो सैम ने फौरन पलटकर पीछे देखा। जब तक सैम को समझ पाता तब तक अतुल का थप्पड़ सैम के गाल पर पड़ चुका था। वह हैरान नजरों से उन्हें देख रहा था और अतुल गुस्से से भरे खड़े उसे घूर रहे थे। अतुल ने सैम का कॉलर पकड़ा और उसे एक तरफ कोने में लेकर आए और गुस्से से बिफरते हुए बोले। नीच इंसान, तुझे शर्म नहीं आई मेरी फूल जैसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करते हुए? क्या सोचकर तुमने यह सब किया? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सैम दबी आवाज में अपना कॉलर उनके हाथ से छुटाते हुए धीरे से बोला। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए।
मैं सिया को कोई धोखा नहीं देना चाहता था और उसे सब कुछ सच बताने वाला था। बस एक और बार अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया तो मैं तुम्हारी जुबान हलक से खींच लूंगा, याद रखना। आपको गलतफहमी हुई है अंकल, प्लीज मेरी बात सुनिए। अब कहने और सुनने को कुछ बचा नहीं है। जितना तुम्हें बोलना था तुम बोल चुके और हमने सुन लिया, लेकिन अब और नहीं। इतनी ही देर में वहां सिया आ गई। अपने बाबा को सैम का कॉलर पकड़े देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वह फौरन अतुल के पास आई और उनसे सैम को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। बाबा, छोड़िए सैम को, यहाँ ये सब ठीक नहीं है। आराम से भी तो बैठकर बात हो सकती है। प्लीज बाबा छोड़िए। सिया के इतना बोलते ही अतुल ने सैम का कॉलर छोड़ दिया और गुस्से से घूर कर कहा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मेरी बेटी के इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश की तुमने, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। और अब तुम्हारी शादी सिया से होगी, इसे तो भूल जाओ। इतना बोलकर बस सिया को लेकर वहां से चले गए। ओ गॉड, ये अंकल में अचानक से किसकी आत्मा आ गई। आंटी का लगा थप्पड़ तो ठीक था, ज्यादा जोर से नहीं लगा, लेकिन अंकल का थप्पड़ जैसे ही गाल पर पड़ा पूरा जबड़ा ही हिल गया है। बहुत जोर से पड़ा है। अपने प्यार को पाने के लिए एक दो थप्पड़ तो खा ही सकता हूँ, और जो गलती मैंने की है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। सैम ने इधर उधर देखकर अपना कॉलर सही किया और वो वहां से चला गया। अतुल गुस्से से सिया का हाथ पकड़कर रूम में लेकर आए और बोले, तुम्हें पता था इस बारे में, लेकिन तुमने हमें बताने की बजाय अपने साथ ये उल्टी सीधी हरकत की। सिया, क्यों नहीं बताया तुमने हमें इस बारे में? बाबा, मैं बताना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई आपको बताने की। आप लोगों को दुख होगा यह सोचकर नहीं बताया मैंने आपको, सिया रोते हुए बोली। अब इस बात को सुनकर हमें दुख नहीं हुआ बेटा, तुम सोच भी नहीं सकती हम पर इस वक्त क्या गुजर रही है। अतुल उदास होकर बोले और अपनी आंखों में आई नमी को साफ करने लगे। बाबा, मेरी तरफ देखिए प्लीज बाबा, मैं अतुल के सामने आकर उनसे बोली, जो गर्दन झुकाए खड़े थे। आपको अपनी गर्दन झुकाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जो भी हुआ ये हमने नहीं किया, ये सब सैम ने किया है, इसलिए गर्दन उसकी झुकनी चाहिए, हमारी नहीं। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया, कितना बेबस बाप हूँ। बाबा प्लीज, आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। हम अभी अपने घर चलते हैं यहाँ से। यहाँ मुझे घुटन हो रही है और नहीं रहना यहाँ, प्लीज चलिए। बाबा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए माँ बाबा, घर। हाँ चलो, अतुल जिया के सर पर हाथ फेरते हुए बोले और जब से चुपचाप बैठी जानकी के पास आए और उनके गाल पर आए आंसू साफ किए और अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। सैम गाड़ी ड्राइव करते राघव से फोन पर बात करते हुए बोला, यार राघव, तुम्हारे ससुर का हाथ कसम से किसी लोहे से कम नहीं है। जब से गाल पर उनका थप्पड़ पड़ा है पूरा जबड़ा दुख रहा है। हाँ तो जब तुमने इतना बड़ा कांड रचा उनकी बेटी के खिलाफ तो इससे भी जोर का थप्पड़ लगना चाहिए था तुम्हें। अच्छा, मैंने कांड रचा है और इस कांड में फायदा किसका हुआ? तेरा। बिना ज्यादा मेहनत मशक्कत किए तुम्हें सिया मिल गई और वो भी बैठे बिठाए। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार करना चाहिए और तुम उल्टे मुझे ही बोल रहे हो। शुक्र मुझे नहीं तुम्हें मनाना चाहिए, क्योंकि तेरे इस कांड के चक्कर में अगर सिया को कुछ भी हुआ होता तो तेरी खैर नहीं थी, और मैं तेरे साथ क्या करता ये तू सोच भी नहीं सकता। अगर मुझे पहले से पता होता तुम सिया से प्यार करते हो तो मैं सिया से कभी सगाई ना करता और बात यहाँ तक ना पहुँचती। इन सब बातों को छोड़ और ये बता, आगे क्या करने का प्लान है? मतलब आगे क्या सोचा है? सोचना क्या है? घर जा रहा हूँ, वहां जाकर मम डैड को सब कुछ पता चल ही जाना है। शादी की तैयारी तो ऑलरेडी चल रही है और शादी भी उसी दिन होगी जिस दिन तय पाई गई है, लेकिन दुल्हन सिया की जगह तनु होगी। तुम तनु से शादी करने वाले हो, ये बात पता है तनु को? नहीं, अभी कुछ नहीं पता है उसे। आज तनु अपने घर गई है, शाम को मम डैड को मनाकर हम लोग तनु के घर जाएंगे और उसका हाथ मांग लेंगे और फिर उसी डेट में शादी हो जाएगी। लेकिन यह प्लान वो है जो मैंने सोच रखा है। आगे क्या होगा यह तो ऊपर वाला ही जाने। जो तुम सोच रहे हो वही होगा, बस हिम्मत से काम लो। अब मैं फोन रखता हूँ, एक बार हॉस्पिटल जाकर सिया को देख आता हूँ। ठीक है,
लेकिन ध्यान से जाना, अंकल आंटी तुम्हें वहां देख न लें। इसकी तुम फिक्र मत करो, मैं वहां सब संभाल लूंगा। तुम घर जाकर सब संभालो। ओके बाय। सैम के इतना बोलते ही राघव ने कॉल कट की और गाड़ी की चाबी लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सिया गुमसुम गाड़ी की विंडो पर से टिकाए बैठी बाहर देख रही थी और गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इस एक दिन में सिया की जिंदगी इस तरह बदल जाएगी ये उसने सोचा नहीं था। राघव से अचानक शादी होना, यह बात जहाँ सिया के दिल में चुभ रही थी, राघव से उसकी शादी हो, यह उसने कभी नहीं सोचा था। सैम से भले ही सिया प्यार ना करती हो, लेकिन उसके हवाले से कुछ ख्वाब सिया ने अपने दिल में सजाए थे और उन ख्वाबों का अचानक से टूट जाना सिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने ये कदम उठाया। राघव, ये एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिससे सिया का नाम तो जुड़ गया था, लेकिन दिल कभी नहीं जुड़ सकेगा एक दूसरे से, ये सिया सोचती थी। लेकिन जाने अनजाने में दोनों एक डोर से बंध गए थे और राघव तो पहले ही उससे प्यार करता है, लेकिन सिया को कैसे राघव से प्यार होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कल की सारी बातें सोच सोच कर उसका दिमाग भारी होने लगा था, इसलिए सिया अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। इधर राघव हॉस्पिटल आया और गाड़ी पार करके मुंह पर मास्क लगा लिया और अंदर की तरफ बढ़ गया। वह जैसे ही सिया के रूम के बाहर आया तो हैरान रह गया, क्योंकि रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह फौरन अंदर गया तो फिर से हैरान रह गया, क्योंकि रूम पूरी तरह खाली था। ये सिया कहाँ चली गई? वह रूम में चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखते हुए बोला और अंदर की तरफ बढ़ गया। राघव ने अपने पॉकेट से मोबाइल फ़ोन निकाला और सिया को नंबर डायल किया, लेकिन फ़ोन ऑफ जा रहा था। डैम, इस लड़की ने फ़ोन कहाँ रख दिया जो बंद है। आई होप वह ठीक हो। राघव मन ही मन बोला और सैम का नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगा लिया। सैम, कहाँ है तू? जल्दी से हॉस्पिटल आ, वह परेशान लहजे में बोला। क्यों, क्या हुआ? सिया तो ठीक है ना? और तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सिया और उसके मॉम डैड यहाँ हॉस्पिटल में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। यहीं कहीं होंगे, तू एक बार अच्छे से चेक कर। सब जगह देख लिया है, कहीं नहीं है। तू जल्दी से आ, तब तक मैं यहाँ ढूंढता हूँ। ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। तब तक तू आसपास देख, शायद मिल जाए। ठीक है, इतना बोलकर राघव ने कॉल कट की और रूम से बाहर निकल गया। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं सेकंड फ्लोर पर रूम नंबर 10 है, उसमें जो पेशेंट थी वो कहाँ गई? राघव ने एक नर्स से पूछा जो ऊपर ही जा रही थी। वो लड़की जिसने सुसाइड करने की कोशिश की, आप उसकी बात कर रहे हैं? एक पल के लिए तो राघव खामोश हो गया, फिर बोला, जी हाँ, वो लड़की। दरअसल हम भी उसी लड़की को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई है। उस लड़की के साथ उसके पेरेंट्स भी थे, वो भी पता नहीं हॉस्पिटल से कहाँ चले गए हैं, और ना ही उन लोगों ने हॉस्पिटल का बिल भरा है। बिल की आप चिंता मत कीजिए, वो मैं पे कर दूंगा। एक बार गेट पर खड़े गार्ड से जाकर पूछ लीजिए, क्या पता वो लोग बाहर गए हों और गार्ड ने उन्हें जाता देखा हो। नर्स के इतना बोलते ही राघव फौरन लिफ्ट की तरफ भागा। कुछ सेकंड बाद राघव गेट पर खड़े गार्ड के पास आया, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। हॉस्पिटल में पता नहीं दिन में कितने लोग आते और जाते हैं, इसलिए गार्ड को पता पाना मुश्किल था। वह खड़ा सोच ही रहा था जब किसी ने राघव के कंधे पर हाथ रखा। राघव ने फौरन पलटकर देखा, उसे लगा सिया है, लेकिन सैम को खड़ा देखकर वह उदास हो गया। कुछ पता चला सिया कहाँ है? नहीं, सबसे पूछ लिया है और पूरा हॉस्पिटल भी छान मारा है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई है। सिया अपने मॉम डैड के साथ घर के लिए निकल गई है, थोड़ी देर पहले। सैम के इतना बोलते ही राघव हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, तुम्हें कैसे पता सिया घर के लिए निकल गई है? मॉम ने उनको कॉल किया था, अंकल ने उन्हें बताया है और कहा है अब ये शादी नहीं होगी, इसलिए वह लोग अपने घर जा रहे हैं। सैम की बात सुनकर राघव कुछ पल सोच में डूबा रहा और फिर बोला, चल फिर ठीक है, मैं भी आज ही वापस जाने की अपनी तैयारी करता हूँ। तू अपनी शादी एंजॉय कर। तो क्या तुम मेरी शादी में शामिल नहीं होगे? सॉरी यार, ऑफिस में बहुत सारे काम पेंडिंग है और मैं बस यहाँ तेरी मदद करने आया था। और वैसे भी शादी में अभी कुछ दिन बाकी हैं, अगर वक्त मिला तो जरूर आऊँगा। इतना बोलकर राघव
सैम के गले लगा और फिर वहां से निकल गया। अब देखना यह है, क्या सिया अपने और राघव के रिश्ते को अपनाकर राघव की जिंदगी में आएगी या फिर ऐसे ही अपनी मनमानी करती रहेगी। सिया अपने रूम में जानकी की गोद में सिर रखे सो रही थी और जानकी उसका सिर सहला रही थी। तभी सिया ने अचानक अपनी आंख खोली और चेहरा ऊपर करके देखा। जानकी अपनी आंखों में आए आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना चाहते हुए भी आंखों से आंसू छलक ही गए। सिया अपनी माँ को रोता देख तड़प कर बोली, माँ आप इतना रो क्यों रही हैं? जब से आई हैं रोई जा रही हैं। प्लीज मत रो माँ, जो नसीब में लिखा होता है वो होता है। माँ और मेरे नसीब में यही लिखा है। कैसे न रोऊं, दिल तड़प रहा है, कहीं भी चैन नहीं आ रहा है। क्या उस सैम को हमारी बेटी ही मिली थी धोखा देने के लिए? भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। माँ, जो हो गया सो हो गया, आप ज्यादा मत सोचिए और भगवान से अच्छे की उम्मीद रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक होगा? तुमने अपने बाबा की हालत देखी है, कैसे उदास रहने लगे हैं। खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर खुश नहीं हो पाते हैं। सब बिखर गया है। कुछ नहीं बिखरा है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। इसलिए आप रोना बंद कीजिए और आज शाम अच्छा सा खाना बना लीजिए, ताकि खाना खाकर बाबा का मूड ठीक हो जाए। जानकी प्यार से सिया के सर पर हाथ फेरते हुए बोली और उसका माथा चूम लिया। तुम आराम करो, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। ठीक है, सिया चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली तो जानकी वहां से चली गई। उनके जाते ही सिया के चेहरे के भाव अब उदासी में बदल गए और ना चाहते हुए भी आंखों में रोके गए आंसू गालों पर लुढ़क आए, जिन्हें सिया ने झट से साफ कर लिया और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। माँ बाबा की क्या हालत है, यह मुझसे छिपा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ और बाबा ये सब कुछ भूल जाएं और पहले की तरह खुश रहने लगे। सिया ये सब बातें सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और हिचकियां आने लगीं। हैरान होकर सिया ने इधर उधर देखा और फिर अपने सीने पर हाथ रख लिया। ये अचानक इस दिल को क्या हुआ? पहले तो कभी ऐसे इतनी जोर से धड़का नहीं और हिचकियां भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कब से आ रही हैं? सिया टेबल के पास आई और जग से गिलास में पानी डालकर गिलास होठों से लगा लिया। इधर राघव रात के 3 बजे घर लौटा और आते ही सीढ़ियों से होकर अपने रूम में चला आया और कबर्ड से कपड़े निकालकर नहाने बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद राघव टॉवल से बाल साफ करते हुए बालकनी में आया और वहीं पड़ी चेयर पर आकर बैठ गया। सिया को कॉल करके देखूं क्या, लेकिन बहुत लेट हो गया है, अभी तो सो रही होगी। एक काम करता हूँ, सुबह उससे फोन पर बात करता हूँ, वह खुद से बोला और उठकर रेलिंग से टिककर खड़ा हो गया और ऊपर आसमान में देखने लगा, जहाँ काले बादल मंडरा रहे थे। बारिश किसी भी वक्त हो सकती थी। राघव ने बालकनी का दरवाजा बंद किया और रूम में आकर लैपटॉप खोलकर बैठ गया। अतुल परेशान से लिविंग रूम में काउच पर बैठे थे। उनका माथा पसीने से भीगा हुआ था। जानकी उनके लिए किचन से पानी लेकर आई, लेकिन उनकी ऐसी हालत देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ आपको? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आप? नहीं तो, मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए। वह नजरें चुराते हुए बोले। अतुल, आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं। बताइए क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं, लोगों ने घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। सब तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लोग हमें और हमारी बेटी को बुरा भला बोल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सबका मुंह भी तो बंद नहीं कर सकता। आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए अतुल। लोगों का काम बोलने का होता है, उन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए। जितना लोगों की बातों को इग्नोर कर रहा हूँ, लोग उतना ही बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं और हमारी बेटी के बारे में गंदी गंदी बातें कह रहे हैं। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और इतनी टेंशन मत लीजिए। हाँ, तुम सही बोल रही हो। लोगों की बातें सुनकर दिमाग खराब ही होता है और उनकी बातों में आकर मैं सिया को ना तो कुछ गलत बोल सकता हूँ और ना गलत ठहरा सकता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं है। अपने रूम से बाहर आ रही सिया ने जब यह सुना तो उसके कदम वहीं दरवाजे पर रुक गए और वह खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। अपने बाबा की बातें सुनकर सिया की आंखों से आंसू बहने लगे और कदमों में
जैसे जान ही ना रही हो। सिया मुश्किल से खुद को खींचते हुए बेड तक लेकर आई और वहां बैठकर रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। लोग उसे ही क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि गलती उसकी तो थी ही नहीं। ये समाज और इसके लोग ऐसे ही हैं। गलती चाहे किसी की भी क्यों ना हो, लेकिन ये समाज और यहाँ के लोग हमेशा एक औरत को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, जैसे मुजरिम एक औरत ही है। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसे हम समझ नहीं पाते और चाह कर भी ठीक नहीं कर पाते। अब तक जितना जाना और समझा है, उस हिसाब से हमारे देश में लड़कियों और औरतों को वो हक नहीं दिया जाता असल में जो वो डिजर्व करती हैं। लेकिन हर गलती की सज़ा, जो गलती उसने की भी नहीं, कई बार उसकी सज़ा उसे मिल जाती है। सुबह से सिया अपने रूम से बाहर नहीं निकली और ना ही खाना खाया था, क्योंकि कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, बल्कि मन बहुत उदास और परेशान हो रहा था। मन कर रहा था यहाँ से और यहाँ के लोगों से बहुत दूर भागकर चली जाऊं, क्योंकि कोई नहीं समझ सकता जब एक लड़की का रिश्ता टूटता है, उसके बाद लोगों और समाज के जो ताने मिलते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। इधर मल्होत्रा हाउस में गायत्री देवी लंच के बाद अपने रूम में आराम करने जा रही थी, जब उन्हें राघव के रूम का दरवाजा खुला दिखा। राघव के रूम का दरवाजा खुला हुआ है। क्या राघव वापस आ गए? अगर वापस आ गए तो हमें बताया क्यों नहीं? गायत्री देवी खुद से बोली और राघव के रूम की तरफ बढ़ गई। उन्होंने रूम में आकर देखा, राघव तैयार हो रहा था कहीं जाने के लिए। राघव, आप कब आए बेटा, और हमें बताया क्यों नहीं? गायत्री देवी की आवाज़ सुनकर राघव पलटा और आकर गायत्री देवी के गले लग गया। दादी, आप कब आई? मैं तो आपको और आरव को सरप्राइज देने वाला था। सरप्राइज तो आपने हमें दे दिया। अगर अभी आपके रूम का दरवाज़ा खुला ना होता तो हमें तो अभी पता नहीं चलता। आपने कहा था आप हमारी बहू को लेकर आएंगे। कहाँ है हमारी बहू? हमें दिखाई नहीं दे रही है। बहू तो आपकी है, लेकिन कुछ दिन वो हमारे घर नहीं आ सकती। राघव के इतना बोलते ही गायत्री देवी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी और बोली, आप क्या बोल रहे हैं राघव? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राघव गायत्री देवी के कंधे से पकड़कर बेड पर बैठाते हुए बोला, मैंने शादी कर ली है दादी। राघव के इतना बोलते ही गायत्री देवी का हैरानी से मुंह खुला रह गया और वह उसे देखने लगी। इतना हैरान होने वाली बात नहीं है दादी, ये सच है, मैंने शादी कर ली। किससे शादी की आपने? जिस लड़की से आप चाहती थी। क्या आपने सिया से शादी कर ली? गायत्री देवी लगभग चीखते हुए बोली। उन्होंने खुद को संभाला और बोली, सिया की तो सैम से शादी होने वाली थी ना, फिर आपने कैसे शादी की? इतनी हैरानी वाली कोई बात नहीं है दादी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। इतना बोलकर राघव ने वो सब गायत्री देवी को बता दिया जो सैम ने सिया के साथ किया, और गायत्री देवी हैरानी से मुंह खोले उसकी बात सुन रही थी। सैम ऐसा कर सकता है? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। किसी और से प्यार करने के बावजूद भी सैम सिया से शादी करने वाले थे। हाँ दादी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। सिया की शादी मुझसे हो गई है। अगर आपकी सिया से शादी हो गई है तो आप सिया को अपने साथ हमारे घर क्यों लेकर नहीं आए? इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए मैं चाहता हूँ सिया को कुछ वक्त दूं, ताकि वो इस शादी को अपना ले। लेकिन बेटा, सिया अब हमारी बहू बन गई है और हम उससे मिलना चाहते हैं, उनके लाड लड़ाना चाहते हैं। सिया आपकी दुल्हन बने, यह हमारा ख्वाब था। एक बार सिया से मिलकर हम खुद को यह एहसास दिलाना चाहते हैं, सिया सच में हमारी बहू बन गई है। हम और आरब शाम में जाकर सिया से उनके घर मिलकर आते हैं। नहीं दादी, अभी आप सिया से नहीं मिलोगी। वह बहुत अपसेट है और हमने अपनी शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। सही वक्त आने पर मैं सबको अपनी और सिया की शादी का सच बता दूंगा। आप भी यह बात किसी से मत कहिएगा। सिया को लोग बुरा भला या कुछ भी कहें, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अभी के लिए यह बात सबसे छिपा कर रखने में ही भलाई है। लेकिन राघव, इतना बड़ा सच आप सबसे छिपा कर रखना चाहते हैं? और अगर सिया ने सबको बता दिया आपने उनसे शादी की है? ऐसा नहीं होगा दादी, सिया किसी को कुछ नहीं कहेगी। इनफैक्ट
मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। बहुत मुश्किल से उससे शादी की है मैंने। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन एक बार हम उनके घर जाकर उनसे मिलना चाहते हैं। दादी, 1-2 दिन बाद चली जाइएगा। तब तक वह खुद को संभाल भी लेगी। मुझे नहीं लगता अभी हम में से किसी को भी सिया से मिलना चाहिए। राघव, एक बात सच सच बताइए हमें। जी दादी, बोलिए, क्या सच सुनना है आपको? आपने सिया से कहीं जबरदस्ती शादी तो नहीं की? गायत्री देवी के इतना बोलते ही राघव नजरें चुराने लगा और इधर उधर देखने लगा। आप हमसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? कहीं जो हम सोच रहे हैं वो सही तो नहीं सोच रहे? दादी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जो भी मैंने किया वो हम सबकी भलाई के लिए किया है। और सिया इस शादी के लिए कभी भी मानने वाली नहीं थी, इसलिए जबरदस्ती शादी करनी पड़ी मुझे उससे। राघव गायत्री देवी की आंखों में देखकर बोला। उसके इतना बोलते ही गायत्री को एक धक्का सा लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और बोली, हम जो सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे। आपने सिया से उनकी मर्जी के बिना ही शादी की। ये उम्मीद नहीं थी हमें आपसे। आप इतने नीच और गिरी हुई हरकत करेंगे। हम खुद चाहते थे आपकी शादी हो सिया से, लेकिन आपने तो हद ही कर दी। उस बेचारी बच्ची से जबरदस्ती शादी कर ली। दादी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? और आप ही तो चाहती थी मेरी और सिया की शादी हो। अब हो गई है तो आप ऐसे नाराज हो रही हैं। हम नाराज नहीं हैं। हम बस इतना चाहते थे आपकी शादी जब भी सिया से हो, सबकी मर्जी से हो। लेकिन इस शादी में तो दुल्हन ही राजी नहीं थी। दादी, यार आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं? मैं सिया से प्यार करने लगा हूँ और मैं नहीं चाहता था जो सैम ने उसके साथ किया वो सब कोई और भी करे। इसलिए जो सही लगा वो किया मैंने। ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है, आकर आपसे बात करता हूँ। इतना बोलकर राघव ने बेड पर पड़ा अपना कोट उठाया और रूम से बाहर निकल गया। लेकिन गायत्री देवी वहीं बैठी रही और सिया के बारे में सोचने लगी। यह राघव ने क्या गलती कर डाली है? अब हम चाह कर भी इस गलती को सुधार नहीं सकते। अब बस एक ही काम हो सकता है, हमें जाकर सिया से राघव की गलती के लिए माफी मांगनी होगी। और हमें भरोसा है सिया हमारे राघव को माफ कर देगी। जाकर सिया से फोन पर बात करते हैं। 1-2 दिन बाद उसके घर जाकर उनसे मिल लेंगे और राघव ने जो किया उसके लिए माफी मांग लेंगे। गायत्री देवी खुद से बोली और वहां से चली गई। राघव ऑफिस पहुंचा और वहां से एक मीटिंग अटेंड करके चौपर में बैठकर वहां से कहीं चला गया। और आरव, जो मीटिंग में शामिल था, वह भी घर के लिए निकल गया। घर आकर आरव सीधा लिविंग रूम में आकर काउच पर बैठ गया। पहले यूनिवर्सिटी और फिर वहां से सीधा ऑफिस के लिए निकल गया था। राघव का फोन आया था, इसलिए वह फौरन ऑफिस में आ गया था। दादी, आपकी सोच में डूबी हैं। आपका पोता थक हार कर ऑफिस से घर आया है और आप पता नहीं किसके ख्यालों में खोई हुई हैं। वह गायत्री देवी को सोच में डूबा देखकर बोला। आप दिन ब दिन बहुत शरारती होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं आपको। इस उम्र में भला हम किसके ख्यालों में खोएंगे? दादी, क्या कर रही हैं? कान दुख रहा है, प्लीज छोड़िए। वह डर से चिल्लाते हुए बोला। नहीं, पहले आप बोलिए। अब ऐसी बात नहीं बोलेंगे। दादी, मजाक कर रहा था मैं। जस्ट मजाक। आप तो सीरियस हो गई। मैं अपने दांत दिखाते हुए बोला। बहुत अच्छे से जानते हैं हम आपको, इसलिए ऐसे मजाक अब हमारे साथ मत करना। आई प्रॉमिस दादी, अब नहीं करूँगा। प्लीज छोड़िए, कान बहुत दुख रहा है। ठीक है, चलिए, इस बार हमने आपको माफ़ किया। आप भी क्या याद रखेंगे? थैंक यू दादी, आरव अपना कान सहलाते हुए बोला। अच्छा, आप बताइए, आप इतना परेशान क्यों लग रही थी और किस बारे में सोच रही थी? पहले आप हमसे वादा कीजिए। जो बात हम आपको बताने वाले हैं, आप किसी से उस बात का जिक्र मत कीजिएगा। ऐसी कौन सी बात है दादी जो आप इतना सोच रही हैं? बताइए, क्या बात है? राघव ने शादी कर ली है। गायत्री देवी के इतना बोलते ही आरव हैरानी से उन्हें देखने लगा और बोला, क्या? कहाँ? दादी, भाई ने शादी कर ली, लेकिन कब और किससे? और मुझे बताया क्यों नहीं आप लोगों ने? अगर हमें पता होता तो हम आपको ज़रूर बताते, लेकिन हमें भी थोड़ी देर पहले ही ये बात पता चली है। मतलब आपको भी भाई की शादी के बारे में नहीं पता था? यह हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह अपना सर झटकते हुए बोला। जब आरव की कुछ समझ में नहीं आया
तब गायत्री देवी ने सब बातें उसे अच्छे से बताईं और समझाईं, जिन्हें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह तो कमाल हो गया दादी, आखिर भाई ने अपने दिल की बात सुन ही ली और सिया को अपनी दुल्हनिया बना ही लिया। आप अभी तक ऐसे क्यों बैठी हैं? चलिए हम सिया से मिलकर आते हैं। आरव खड़े होते हुए बोला। नहीं आरव, अभी हम एक दो दिन सिया से नहीं मिल सकते। जब लगेगा अब मिलने जाना चाहिए तब हम जाएंगे उनसे मिलने। बस आप इस बात का ध्यान रखना, ये बात घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी दादी, आप फिक्र मत कीजिए, ये बात हमारे ही बीच रहेगी। माँ और बाबा को ये सच बताऊं क्या? मेरी शादी राघव से हुई है। अगर मेरे बता देने से बाबा या माँ को कुछ हो गया? नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। अपने माँ बाबा की नज़रों में गिरना नहीं चाहती। सैम की वजह से पहले ही बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। बाबा कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा है। अभी किसी को कुछ नहीं बताती हूँ, सही वक्त आने पर सबको बता दूंगी। सिया मन ही मन बोली और अपने रूम से बाहर आ गई, जहां अतुल और जानकी पहले ही परेशान हालत में बैठे थे। सिया उनको ऐसे बैठा देखकर उनके पास आई और बोली, क्या हुआ बाबा? आप और माँ इतना परेशान क्यों बैठे हैं? सब ठीक तो है ना? सिया बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। तेरे बाबा अपनी दुकान बेच रहे हैं। क्यों माँ? बाबा हमारी दुकान क्यों बेच रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनसे ही पूछिए बात। बाबा, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों हैं और हमारी दुकान क्यों बेच रहे हैं? इतना बोलकर सिया की आंखों में नमी आ गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।